हे गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर प्रेम का ऑफिस था। इस वक्त प्रेम के ऑफिस का माहौल काफ़ी सदनुमा था, क्योंकि प्रेम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। कुरार प्रेम से बोलता है, प्रेम, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर यह सब कुछ किया है, वरना सीसीटीवी का अब तक का सारा रिकॉर्ड मिला है, लेकिन सिर्फ उसी रात की फ़ोटोज़ गायब है जिस रात यह सब कुछ हुआ था। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मन्नत भाभी आधी रात को घर से निकल जाए? उन्हें किसी भी बॉडीगार्ड ने ना वॉचमैन ने ना देखा हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रात मन्नत भाभी के साथ शायद बहुत कुछ गलत हुआ था। वरना जिन पेपर पर मन्नत ने पिछले 4 साल में कभी साइन नहीं किया, उस पेपर पर बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी आर्गूमेंट के उन्होंने ऐसे ही साइन कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो वजह है। प्रेम खामोशी से एक शीशे की दीवार के सामने खड़ा होकर बाहर देख रहा था। प्रेम, क्यों तूने भाभी से पेपर पर साइन करने के लिए कहा था? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, तूने शादी वाली रात को ही मन्नत भाभी से पेपर पर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन मन्नत भाभी ने साइन करने से मना कर दिया था। और उसके बाद तो तू 1 साल के लिए लंदन चला गया था अपनी नई कंपनी के लॉन्च करने के लिए। उस रात के बाद भी 1 या 2 दिन ही तू घर पे जाता था। क्या उस बीच तूने कभी मन्नत भाभी को बोला था कि तुझे तलाक देना है? प्रेम बहुत ही सीरियसली टोन में जवाब देता है, नहीं, मैंने शादी के बाद मन्नत से कभी तलाक पेपर पर साइन कराने के लिए नहीं कहा था। और मैं जानबूझकर घर नहीं जाता था, क्योंकि मैं मन्नत का सामना नहीं करना चाहता था। और शायद यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। प्रेम कुल्हाड़ की तरफ पलटता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। तू जानता है ना, शादी के बाद मेरा और प्राची का रिश्ता भी कुछ खास नहीं चला। और तू तो जानता है ना, उस रात कॉलेज में क्या हुआ था, और मुझे ना चाहते हुए भी प्राची का अपनाना पड़ा था। और उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी के सुकून जैसे कहीं खो गया था। लेकिन जब मैंने मन्नत से शादी की और पहली बार जब मैं मन्नत के करीब था, तो एक सुकून मेरे दिल को मिला। लेकिन एक वादा मैंने प्राची को भी किया था उस रात। उस वादे की वजह से मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। इसीलिए मैं घर नहीं जाता था, क्योंकि मन्नत का मेरे आसपास रहना ही मेरे लिए सुकून पहुंचा देता था। और मैं हमेशा ये समझता था कि अगर मैं मन्नत के करीब गया तो प्राची को धोखा दे दूंगा। प्रेम कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और वहाँ पर पिन ड्रॉप जैसा साइलेंट हो जाता है। प्रेम अपनी चेयर पर सिर टिकाकर पीछे की तरफ हो जाता है। प्रेम की आंखें इस वक्त बंद थी। फिर प्रेम एकदम से आंखें खोलता है। इस वक्त प्रेम की आंखें ब्लड शॉट जैसी रेड थी। प्रेम एकदम से आगे हो जाता है और अपने दोनों हाथ अपनी टेबल पर टिकाते हुए बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, लेकिन प्राची को मेरी जान पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कुरार प्रेम के गुस्से वाले रूप को देखकर मन में बोलता है, प्राची मैडम, तू तो गई। जब एक आदमी ने मन्नत को सिर्फ किडनैप करने के बारे में सोचा था, तो प्रेम ने उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी, और तुमने तो उस पर हाथ उठा दिया। अब तो भगवान ही तुम्हें बचाए। प्रेम के गुस्से से, जी हाँ, एक दिन मन्नत कॉलेज से वापस आ रही थी, तो कुछ लोग ने मन्नत को किडनैप कर लिया था, लेकिन मन्नत जी को अमरनाथ जी ने बचा लिया था। जब ये बात प्रेम को पता चली थी कि मन्नत को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो प्रेम का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसके बाद की सज़ा आपको तो पता है। हाँ, हम उसी आदमी की बात कर रही हैं जो शुरुआत में प्रेम ने जिसे एक इंजेक्शन दिया था, जिसके कारण वो तड़प तड़प के मरा था, उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। फिर कुणाल को सोचते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए प्रेम से बोलता है, लेकिन प्रेम, सीसीटीवी की फ़ोटो में तो हम आंटी को भी, क्या तू आंटी को भी? इतना बोलकर कुणाल चुप हो जाता है। प्रेम फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और पीछे की तरफ हो जाता है। प्रेम बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, माँ है वो मेरी, उन्हें सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर मन्नत मेरी बेबी है, तो कोई और है जो मन्नत को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करता है। जिस बेटी की खातिर उन्होंने अपने बेटे को मरा माल समझ लिया और अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब वही सजा देंगे अपनी पत्नी को। प्रेम की बातें को समझते हुए कुणाल एकदम से बोलता है, तो तू अंकल के बारे में बात कर रहा है? लेकिन प्रेम, तू जानता है ना, अगर अंकल को यह सब सारी बात पता चली तो अंकल गुस्से का क्या कर बैठेंगे। प्रेम अपनी चेयर से खड़ा होता है, फिर उसी शीशे की दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कुणाल प्रेम के पास आ जाता है। मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं
मैं खुद उनका ही अंश हूँ। मुझे बेदर्द बेहरम बनाने वाले मेरे डैड ही थे। उन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन किया है। अब एक कमांडो का शागिर्द अपने गुरु को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। जी हाँ, अमरजीत आर्मी के कमांडो में रह चुके हैं और अमरजीत जी ने बचपन से प्रेम को खुद ट्रेन किया है। जिस उम्र के में बच्चों के हाथों में खिलौने दिए जाते थे, प्रेम के पिता उस उम्र में पिता प्रेम के हाथों में गन थमा देते थे। जिस उम्र में बच्चे चोट लगने पर माँ बाप से उन्हें अपने सीने से लगा लेते थे, उस उम्र में प्रेम के पिता ने प्रेम को कई ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग में प्रेम अक्सर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता था, लेकिन प्रेम को दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि दर्द बर्दाश्त करना उसके पिता ने उसे सिखा दिया था। लेकिन फिर कुणाल को कुछ सोचते हुए प्रेम से पूछता है, 3 महीने पहले तू जिस रात मन्नत भाभी से मिला था और उसके बाद तू मन्नत भाभी के पीछे पागल हो गया था, अब मुझे ज़रा यह बता कि अगर वह उस रात मन्नत भाभी न होकर कोई और होती तो? प्रेम बहुत ही सपाट लहजे में जवाब देता है, मुझे नहीं पता कि मन्नत के पीछे मैं क्यों पागल हो गया था। मुझे बस इतना पता था कि उस रात मैं चैन की नींद सोया था और मन्नत के करीब होने से मेरे दिल को जो सुकून मिला था वो मुझे कितने सालों से नहीं मिला था। कॉलेज की उस रात के बाद मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरा चैन सब कुछ खो गया था। लेकिन मन्नत के साथ बिताई उस रात के बाद मैं सब कुछ भूल कर चैन की नींद सोया था। बस इसीलिए मैं मन्नत को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मैं बस अपने सुकून को अपने पास रखना चाहता था। और हाँ, शायद उस रात से ही मुझे मन्नत से मोहब्बत हो गई थी, इतनी मोहब्बत कि उसके इश्क पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरा इश्क, मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरी पत्नी प्रेम मन्नत प्रेम सिंघानिया है, तो अब मुझे उससे दूर कोई भी नहीं कर सकता, खुद मन्नत भी नहीं कर सकती। कुणाल और प्राची, कुणाल बोलता है, और प्राची से सगाई वो तूने क्यों की थी? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता था तू कभी भी प्राची से शादी नहीं करना चाहता था, और जब करना चाहता था तब मन्नत भाभी से तेरी शादी हो चुकी थी। लेकिन शादी के बाद तूने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि तू प्राची से शादी करना चाहता है। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि तूने प्राची से सगाई कर ली? प्रेम कुछ नहीं बोलता, बस खामोश होकर खड़ा हो जाता है। तो कुणाल आगे बोलता है, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे इस बात का जवाब नहीं देना चाहता है, लेकिन आज मुझे तेरे इस सवालों का जवाब तुझसे ही चाहिए। मैंने आज तक तुझसे ये सवाल नहीं पूछा क्योंकि मैं जानता था कि तू जो करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। प्रेम बोलता है, वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी। मुझे अपने दुश्मनों का ध्यान मन्नत से हटाना था। मन्नत उस वक्त काशी में थी। अगर इस बात का पता मेरे दुश्मन को पता चल जाता तो वो मन्नत के साथ कुछ गलत कर देते। इसीलिए मैंने अपने दुश्मनों का ध्यान मन्नत से हटाकर प्राची की तरफ कर दिया था। प्रेम की बातें सुनकर कुणाल को भी प्रेम की सारी बातें समझ आ गई थी। कुणाल बोलता है, ठीक है, मैं उस रात के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ जिस रात भाभी छोड़ के घर गई थी। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुझे बता दूंगा। और कुणाल वहाँ से चला जाता है। कुणाल जाने के बाद प्रेम वापस से अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपना सर चेयर पर टिका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रेम एक गहरी सांस लेकर खुद से बोलता है, मैं जानता हूँ जान, मुझे माफ़ करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। पार्टी के उस रात तुमने पहली बार मुझे प्राची के साथ देखा था, वो भी इतना करीब। फ्लैशबैक पार्टी वाली रात। पार्टी ख़त्म होने के बाद प्रेम प्राची के एक खाली जगह में ले जाता है। प्राची बोलती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्रेम बोलता है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्राची हंसते हुए बोलती है, ऐसी क्या बात है कि तुम्हें मुझसे अकेले लेकर बात करना हो रहा है और वो भी ध्यान से सुनने के लिए बोल रहे हो? ठीक है, बोलो क्या बोलना है। प्रेम बोलता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अब मुझे ये रिश्ता यही ख़त्म करना है। यह सुनते ही प्राची को तो जैसे जान निकल गई। प्राची के सर पर आसमान टूट पड़ा हो, प्राची के पैरों से नीचे ज़मीन खिसक गई हो। प्राची बोलती हो, तुम मजाक कर रहे हो ना, गुस्से में कर रहे हो ना, ऐसा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। प्रेम, तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। प्रेम बोलता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारा रिश्ता तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। जिस रात मैंने मन्नत से शादी की थी उसी रात हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया था। प्राची गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रेम, तुमने मुझसे वादा किया था, अगर अब तुम अपने वादे से पीछे हटोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। तुम जानते हो ना कि उस रात क्या हुआ था?
और मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ दिया, तुम मेरे सब कुछ मुझसे छीन कर अब मुझसे शादी करने से पीछे नहीं हट सकते हो। प्रेम बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से और अपनी सर्द आवाज़ में बोलता है, आवाज़ नीची, शायद तुम भूल रही हो तुम किसके सामने खड़ी हो और किससे बात कर रही हो। और क्या कहा तुमने? तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया है। मेरे साथ साथ और कितने लड़कों को तुमने अपना सब कुछ दिया है, उन सब लोग का लिस्ट मेरे पास है। पिछले 4 साल में मैं इंडिया में ज़्यादा नहीं रहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ खबर नहीं है और तुम मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रही हो प्रेम सिंघानिया को। प्राची अच्छे से जानती थी कि प्रेम कितना खतरनाक है। प्रेम के मुंह से यह सारी बात सुनकर प्राची बहुत ज़्यादा डर जाती है। प्रेम के मुंह से ये सारी बातें सुनकर प्राची बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरते हुए प्रेम से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्रेम, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। प्रेम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो मुझे। प्रेम इरिटेट होते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, अब एक और शब्द नहीं। इतना बोलकर प्रेम वहाँ से जाने लगता है। प्रेम घर के दरवाजे पर पहुँचा ही था कि प्राची प्रेम का हाथ पकड़ लेती है और प्रेम से बोलती है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुमने छोड़ने के बदले मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो क्या मैं जो तुमसे मांगूंगी तुम मुझे दोगे? प्रेम बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? प्राची, एक रात तुम्हारे साथ। प्रेम, अब ऐसा नहीं हो सकता। प्राची, तुम अपनी बात से पलट रहे हो या फिर यूँ कहें कि अब तुम्हारी मर्दानगी में दम नहीं रहा। प्रेम गुस्से से प्राची को अपने कमर से जकड़ते हुए करीब खींचता है और बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, तुम बहुत पछताओगी, तुमने प्रेम सिंघानिया की मर्दानगी को चैलेंज किया है। बी रेडी फॉर पेन। तभी प्रेम का कैबिन में कोई नॉक कर देता है और प्रेम अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है। रात के 8 बजे मन्नत अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज मन्नत बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। मन्नत ने एक लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, एक पतली सी चैन का कमरबंद जो मन्नत के कमरे से पतल को बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था। मांग में प्रेम के नाम के सिंदूर और गला एकदम सोना था। लेकिन मन्नत के चेहरे पर आज एक अलग सी चमक थी जो मन्नत को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी और उसमें चाँद चाँद लगा भी रही थी। अपने हर करवा चौथ पर मन्नत हमेशा उदास रहती थी। आज मन्नत के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मन्नत के दिमाग में आज बहुत कुछ चल रहा था। अब क्या चल रहा था यह तो मन्नत जाने। सिंघानिया विला में करवा चौथ हर साल हर पार्टी रखी जाती थी। यह पार्टी मंजू जी रखती थी। यहाँ पर करवा चौथ के नाम पर कुछ अमीर औरतें आकर अपना शो ऑफ किया करती थी। इस पार्टी में शहर के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की औरतें आया करती थी और हमारी मंजू जी इन मामलों में सबसे आगे रहती थी। और आज भी गार्डन में वही करवा चौथ की पार्टी चल रही थी और धीरे धीरे करके शहर के सभी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद और उनकी माएँ आ रही थी और सभी औरतें एक दूसरे के शो ऑफ कर रही थी। उन्हें करवा चौथ के व्रत से कोई लेना देना नहीं था, पर रस्मी रिवाज संस्कार कोई मायने नहीं रखते थे। सभी औरतें अपनी चीज़ दिखा कर एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी मंजू जी से बोलती है, मिसिस सिंघानिया आप तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। तो मंजू जी भी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हम ऐसा क्या कर दिए कि हमें आप ऐसा नाम से नवाज रही हैं। मंजू जी को नहीं पता था कि प्रेम मन्नत को घर वापस ले आया है। उनको तो यही लग रहा था कि आज प्रेम मन्नत का तलाक हो गया है और उनके बेटे आज इस छोटी शादी से आज़ादी मिल गई होगी। लेकिन आज उनके सर पर क्या बम फूटने वाला था, इस बात से मंजू जी बिल्कुल अनजान थी। तभी सामने वाली औरत बोलती है, आपने हमें आज तक बताया नहीं कि प्रेम शादीशुदा है और प्राची की सगाई बस एक नाटक थी। उस औरत की बात सुनकर मंजू जी थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हैं और बोलती हैं, मिसिस वर्मा आपको कोई गलतफहमी होगी, प्रेम शादीशुदा नहीं है। आपको किसने कह दिया कि प्रेम शादीशुदा है? मिसिस वर्मा बस रहने दीजिए। लगता है सिर्फ आपको छोड़कर पूरे शहर को, इनफैक्ट मैं तो यह कह रही हूँ कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि प्रेम शादीशुदा है। तभी एक औरत आती है और बोलती है, बिल्कुल ठीक बोल रही है मिसिस वर्मा, हमें तो बस
यह बात समझ नहीं आई कि आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छुपाई। और ऐसे भी 2-3 औरतें मंजू जी के पास आ जाती हैं। मंजू जी हैरानी से बस उन लोगों को देखती जाती हैं। तभी एक औरत बोलती है, अब बस भी कीजिए और हमें तो भी मिलवा दीजिए। आखिर कौन है प्रेम की पत्नी, हम भी देख लें। ऐसा कौन सा नूर ऐसा कौन सा नूर का हीरा ढूंढ लिया है आपने जो अभी तक दुनिया से छिपा रखी हैं। तभी पीछे से एक एरोगेंट आवाज़ आती है जो बहुत ही घमंड के साथ बोल रही थी, अभी तक तो प्रेम की शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द प्रेम की शादी मुझसे यानी कि प्राची मेहरा से होने वाली है। प्राची को भी मन्नत और प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि प्राची तो आज सुबह से ही प्रेम के डिवोर्स होने की खुशी में पार्टी मना रही थी और पीकर टुन पड़ी थी। और यह सब प्रेम को अपने नाम के साथ जोड़कर दुनिया वालों के सामने शो ऑफ करने के लिए आ गई थी। तभी एक औरत हंसकर बोलती है, लो एक और आ गई, हमें गलतफहमी का शिकार बोलने वाली। अब यह मैडम भी बोलेंगी कि आपको कोई गलतफहमी होगी, प्रेम से मेरी शादी होने वाली है, जैसे तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं रखते हैं, हम सारे तो बेवकूफ़ हैं। और सभी औरतें प्राची को देखकर हंसने लगती हैं। वैसे आज रात की पार्टी का थीम रेड साड़ी था, इसलिए सभी औरतें रेड कलर की साड़ी पहन कर आई हुई थी। एक से एक डिजाइनर की साड़ियाँ सभी औरतें पहन कर आई थी और प्राची ने भी एक डिजाइनर साड़ी आज पहन रखी थी, पर उसने ब्लाउज के नाम पे उसमें सिर्फ बिगनी वाला ब्लाउज पहना हुआ था जो उसकी बस ब्रेस्ट को कवर कर रहा था। बाकी की उसकी अपर बॉडी पूरा शो हो रहा था और चेहरे पर 2.5 किलो का मेकअप। वैसे देखा जाए तो प्राची को काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी, लेकिन इस वक्त प्राची गुस्से से लाल पीली हो रही थी, क्योंकि सभी औरतें प्राची का मजाक बना रही थी। यह पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी। इसमें जहाँ सारी औरतें करवा चौथ के नाम पर सिर्फ दिखावा करने आती थी, तो उनके पति यहाँ पर बिजनेसमैन पार्टी में आते थे और उन सभी बिजनेसमैनों का एक मोटिव प्रेम को मिलना होता था। लेकिन प्रेम पिछले 30 सालों से यह पार्टी अटेंड ही नहीं करता था। लेकिन आज सभी बिजनेसमैन यहाँ पर 2 वजह से आए थे। पहला, प्रेम सिंघानिया से मिलना, दूसरा प्रेम सिंघानिया की पर्सनल लाइफ या फिर यूँ कहें कि उसकी वाइफ को देखना चाहते थे। जहाँ सभी औरतें एक दूसरे से बातें करने में बिजी थी, वहीं सारे आदमी मुंह खोले बस सामने से आ रही खूबसूरत अप्सरा को देख रहे थे, क्योंकि सामने से मन्नत आ रही थी और अब मन्नत ने अपना घूंघट त्याग दिया था। सभी लोग बस मन्नत को ही अपनी आंखें फाड़कर मुंह से लार टपकाते हुए देख रहे थे। सभी औरतों का ध्यान भी मन्नत की तरफ जाता है और सभी औरतें ने अपनी आंखें और मुंह फाड़कर मन्नत को ही देख रही थी। तभी एक औरत मंजू सी बोलती है, क्या यही प्रेम की वाइफ है? तभी मंजू जी का ध्यान मन्नत की तरफ जाता है। मन्नत को देखकर प्राची और मंजू जी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मन्नत का ध्यान भी मंजू और प्राची की तरफ जाता है। उन दोनों को देखकर मन्नत के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और मन्नत सीधा मंजू जी के और प्राची के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी मिसिस वर्मा मन्नत को बोलती हैं, तुम्हें पहले कभी पार्टी में नहीं देखा, तुम कौन हो? क्या तुम ही प्रेम की वाइफ हो? मन्नत मुस्कुराकर मिसेस वर्मा की तरफ मुड़ती है और बोलती है, लगता है आप न्यूज़ नहीं देखती, अगर आप न्यूज़ देखती तो फिर ऐसा सवाल नहीं करती। दूसरी औरत बोलती है, हाँ हाँ हाँ, यही है प्रेम की वाइफ, मैंने न्यूज़ चैनल पर हल्की सी झलक देखी थी इनकी। ये सुनते ही सभी औरतें और सभी आदमी भी मन्नत को देखने लगते हैं। एक औरत, वैसे ना मानना पड़ेगा मिसेस सिंघानिया, सच में आपकी बहू कोहनीर का हीरा है। शायद मेरी ऐसी बहू होती तो मैं ज़िंदगी भर उसे पूरी दुनिया के सामने ना लाती, कहीं नज़र ना लग जाए। तभी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बोलता है, वैसे यार क्या कमाल की चीज़ पाई है प्रेम सिंघानिया ने, कितनी हॉट बेबी है उसकी। पहले तो हम सिर्फ प्राची को ही बोलते थे कि यहाँ तो प्रेम सिंघानिया के दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ इतनी सुंदर बीबी और दूसरी तरफ इतनी हॉट। मानना पड़ेगा प्रेम सिंघानिया के दोनों हाथ में लड्डू है। तभी दूसरा बिजनेसमैन, यार कहाँ तो छिपकली से इतनी खूबसूरत बला का कंपैरिजन कर रहा है, अगर मेरी इतनी खूबसूरत बेबी होती ना तो मैं छिपकली को आँख उठाकर भी नहीं देखता। मंजू जी और प्राची दोनों ही मन्नत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मंजू जी सभी औरतों से बोलती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, यह लड़की हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाली बस एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मन्नत हल्का से मुस्कुरा कर जवाब देती है, पिछले 4 सालों से कौन किसके टुकड़े पे पल रहा है यह बात तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। मन्नत की बात सुनकर मंजू जी को गुस्सा से भड़क जाती है और बोलती हैं,
तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ रहे हैं? तुम्हारी औकात भी क्या है? तुम एक मामूली किसान की बेटी हो। मन्नत मुस्कुराती है और शांति से जवाब देती है, इस घर की ही नहीं, हम पूरे देश के घरों को चूल्हों को जलाते हैं। बल्कि देश नहीं, पूरी दुनिया सिर्फ हम किसानों पर ही पलती है। क्योंकि जब एक किसान चिलचिलाती धूप में अपने खेतों में काम करता है ना, तभी आप जैसे लोगों के घरों में चूल्हा जलता है, आपकी थाली में खाना आता है। वरना आप पूरा दिन तो छोड़िए, सिर्फ 15 मिनट में धूप में खड़ा होकर देखिए, नानी याद आ जाएगी। और रही बात आपके टुकड़ों पे पलने की, तो मैं आपको टुकड़े पे नहीं बल्कि आप मेरे दादू के टुकड़ों पे पलते हैं। क्योंकि इस घर का सारा राशन मेरे मायके से आता है। दाल चावल गेहूँ इस किसान की बेटी के घर से ही आता है। मन्नत की बातें सुनकर मंजू जी मुझसे कोई जवाब नहीं निकलता। वह भी जानती थी कि मन्नत सच बोल रही है। लेकिन प्राची को तो मन्नत की बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। प्राची मन्नत को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन तभी मन्नत प्राची का हाथ पकड़ लेती है और मन्नत प्राची का हाथ पीछे मोड़ देती है, जिससे प्राची के मुँह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। मन्नत गुस्से में बोलती है, आइंदा मुझे छूने की भी गलती मत करना, कभी मत करना, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूँगी। इतना बोलकर मन्नत प्राची का हाथ छोड़ देती है और प्राची गुस्से से दोबारा मन्नत की तरफ पलटती है, तो मन्नत एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे जड़ देती है, जिससे प्राची संभल नहीं पाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। सभी लोग हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे और प्राची इस वक्त बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील कर रही थी। प्राची गुस्से में खड़ी होती और मन्नत की तरफ बढ़ती और मंच के सारे लोग खड़े होकर एकदम प्राची गुस्से से खड़ी होती है और मन्नत की तरफ बढ़ती है और मंच के सामने खड़े होकर एकदम गुस्से से बोलती है, 2 कौड़ी की लड़की, तूने मुझ पर हाथ उठाया। मन्नत जो आज वैसे भी प्राची से पंगा लेने के लिए ही आई थी, प्राची के सामने से एक मौका, और वैसे भी प्राची मन्नत को सामने से मौका दे रही थी। प्राची ने इतना ही बोला था कि मन्नत ने एक जोर थापड़ फिर प्राची को जड़ दिया। फिर मन्नत एक जूस का ग्लास लाती है और प्राची के मुंह पर फेंक देती है। मन्नत बोलती है, जुमाल संभाल के बात कर, मुझसे अगर आइंदा से एक भी शब्द मेरे बारे में गलत बोला ना, तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। प्राची ही गुस्से से पागल हो रही थी। प्राची मन्नत की तरफ उठने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी मंजू जी बीच में आकर प्राची को रोक लेती हैं। प्राची मंजू को देखती है और अपना गर्दन ना में हिलाकर उसे कुछ ना करने का इशारा कर देती है। प्राची अपने आसपास देखती है तो सभी लोग प्राची को देख रहे थे, इसलिए प्राची को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था। प्राची के पूरे कपड़े भी खराब हो चुके थे, इसलिए प्राची को अंजू जी उसके कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने के लिए बोलती हैं। प्राची मन्नत को गुस्से से घूरती है और अपना पैर पटकते हुए वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। प्राची कमरे में आकर अपना सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है, क्योंकि प्राची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अंजू जी प्राची के पास आकर प्राची को बोलती है, प्राची शांत हो जाओ, मन्नत ने जो किया है उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। प्राची गुस्से से चिल्लाती है, बोलती है, और इस बार की सज़ा इतनी भयानक होगी कि दोबारा मुझे पंगा लेने की सोचेगी नहीं है मन्नत। 2 कौड़ी की लड़की मुझ पर यानी प्राची मेरा हाथ उठाया। मैंने भी सबके सामने इसे अपना पैरों पर गिराकर माफ़ी न मंगवाया तो मेरा नाम भी प्राची मेहरा नहीं। अंजू जी हैरानी से प्राची को देखते हुए बोलती हैं, और ये तुम करोगी ऐसे? तो प्राची के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। प्राची अपना फ़ोन ऑन करके मंजू जी को दिखाती है, जिसमें मैसेज कुछ इस तरीके से आया था, हे माय लव, मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो और मैं आज तक कभी भी अपने हाथों से तुम्हारा व्रत नहीं खुलवाया है, लेकिन आज की पार्टी में मैं सबके सामने तुम्हारा व्रत खुलवाऊँगा। तुम आज अच्छे से तैयार हो जाना। मैं सबके सामने तुम्हें अपने होने वाली पत्नी के रूप में सभी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मैसेज पढ़कर अंजू जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। अंजू जी प्राची का फ़ोन प्राची से लेती हैं और बोलती हैं, तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का वेट कर लो, फिर उस लड़की की उसकी औकात पता चल जाएगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। ये मैसेज मन्नत ने ही प्रेम के फ़ोन से भेजा था। जब मन्नत अपने दादू जी को कॉल कर रही थी, तभी उसने यह मैसेज प्राची को किया था, क्योंकि मन्नत जानती थी
प्रेम पार्टी में नहीं आएगा। वो पिछले 3 सालों से पार्टी में नहीं आया है तो आज ही नहीं आएगा। इसलिए बस प्राची को एक और झटका देना चाहती थी और उसने यह मैसेज उसे कर दिया था। अब गार्डन में सभी औरतें बस एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे या फिर अपने आभूषण एक दूसरे को दिखा रहे थे और शो ऑफ कर रहे थे। दूसरी तरफ सारे आदमी बस मन्नत की खूबसूरती को ही निहार रहे थे। इस बात से काफ़ी लड़कियां मन्नत से जलन फील हो रही थी। मन्नत तो बस चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। सभी लोग एक दूसरे में बिजी थे कि तभी लोगों को गिटार की आवाज़ सुनाई दी। उसी वक्त प्राची भी गार्डन में आ जाती है। प्राची अब रेड कलर का एक वन पीस गाउन पहना हुआ था जिससे प्राची की कमर, कंधे, टांगे साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त प्राची मन्नत के पीछे खड़ी थी तो प्राची का ध्यान सामने की तरफ आ रहे प्रेम पे पड़ता है, जिससे प्राची एक बड़ी स्माइल दिखाती है क्योंकि सामने से कोई और नहीं, प्रेम ही था। हाथों में गिटार लिए गिटार के धुन बजाते हुए आ रहा था। मन्नत भी प्रेम को देखकर हैरान हो जाती है। मन्नत को तो उम्मीद नहीं थी कि प्रेम इस पार्टी में आएगा। प्राची मन्नत के पीछे से निकलकर आगे आ जाती है जिससे मन्नत का दिल एक बार फिर टूट जाता है क्योंकि मन्नत को लगता था कि प्रेम प्राची की तरफ आ रहा है। गिटार बजते हुए प्रेम आगे की तरफ आ रहा था और प्राची प्रेम के सामने ही खड़ी थी, लेकिन मन्नत को लगा कि प्रेम प्राची की तरफ आ रहा है। यह बात समझकर मन्नत का दिल फिर से 1000 टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन प्रेम प्राची के साइड से निकल कर मन्नत के पास आ जाता है और मन्नत के चारों तरफ घूमकर गाने गाने लगता है। यह देखकर अंजू जी और प्राची दोनों हैरान हो जाते हैं। मन्नत हैरान से प्रेम को देखी जा रही थी। मन्नत को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रेम प्राची के सामने ऐसा कुछ करेगा। तभी प्राची एक बात नोटिस करती है कि मन्नत ने घूंघट नहीं किया है। इस बात को समझकर प्राची के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एक सर्वेंट प्रेम का गिटार लेता है। प्रेम अपनी जेब से कुछ निकालता है और मन्नत के गले में पहना देता है। मन्नत जैसे ही उसे छूकर देखती है तो मन्नत की आंखें नम हो जाती हैं। मन्नत की आंखों से आंसू निकल कर उसके गालों पे आ जाता है क्योंकि प्रेम ने मन्नत को मंगलसूत्र पहनाया था। प्रेम मन्नत के सामने आता है और जैसे ही मन्नत की आंखों में आंसू देखता है तो अपने दोनों हाथों से मन्नत के आंसू को साफ कर देता है। फिर एक उंगली से इशारा करते हुए आसमान की तरफ देखने को बोलता है। जब मन्नत आसमान में देखती है तो चाँद निकल आया था। चारों तरफ से आतिशबाजी शुरू हो जाती है। एक सर्वेंट मन्नत को पूजा की थाली लाकर दे देता है। मन्नत अपनी साड़ी का पल्ला अपने सर पर रखती है और चाँद की पूजा करने लगती है। मन्नत छन्नी से चाँद को देखते हुए अपनी आंखें बंद करती है और मन्नत की आंखों का आंसू उसके गाल पर आ जाता है। मन्नत जैसे ही आँख खोलती है तो प्रेम का हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है जो छन्नी से मन्नत को दिखाई दे रहा था। प्रेम मन्नत की थाली से कलश उठाता है और उसे मन्नत को पानी पिला देता है। मन्नत नीचे झुककर प्रेम के पैर छूने ही वाली होती है कि प्रेम उसे पहले ही रोक देता है और मन्नत को अपने सीने से लगा लेता है। 4 सालों में आज पहली बार मन्नत का व्रत पूरा हुआ था और फिर प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठाता है और अंदर जाने लगता है। ओहो, प्रेम का रोमांटिक अवतार देखकर सभी लोग हैरान थे। जितने बिजनेसमैन आए थे उन्हें तो प्रेम का यह गुस्से वाला रूप देखा था या इससे भी ज़्यादा खतरनाक रूप देखा था, लेकिन प्रेम का रोमांटिक अवतार उन्हें नहीं देखा था। यह देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका भी लगा था। दूसरी तरफ प्राची की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। वही प्रेम था, वही समय था, लेकिन हालात कुछ और थे। जिस जगह मन्नत हर बार हुआ करती थी आज उस जगह प्राची खड़ी थी। मन्नत ने आज तक ना तो प्राची के लिए कोई गाना गाया था, ना ही सबके सामने उसके करीब आता था। वो तो प्राची ही हमेशा प्रेम से चिपका करती थी। तो आज प्रेम ने मन्नत के लिए जो किया कभी भी प्राची के लिए नहीं किया था। कुछ ऐसा ही हाल अंजू जी का था। अंजू जी को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रेम प्राची को इग्नोर करके मन्नत के साथ इतना रोमांटिक होगा, और वो भी सबके सामने। प्रेम मन्नत को लेकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी मन्नत प्रेम से बोलती है, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमारा कमरा उस तरफ है। नहीं, उस तरफ है। आप मेरे अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाते हुए प्रेम बोलता है, जो तुम्हारा कमरा है वाइफी, वो तुम्हारा कमरा है वाइफी, और तुम्हें हमारे कमरे में लेकर जा रहा हूँ क्योंकि आज से मैं तुम्हारे साथ मेरे कमरे में रहेंगे। प्रेम की बातें सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मन्नत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं, हमें आपके साथ नहीं रहना।
आप हमें नीचे नीचे उतार दीजिए, हम अपने कमरे में ही जाना चाहेंगे। लेकिन प्रेम मन्नत की एक नहीं सुनता और उसे अपने कमरे में ले आता है। प्रेम मन्नत को अपने कमरे में बने स्विमिंग पूल वाले एरिया में लाकर उतार लेता है। मन्नत जैसे ही वहाँ पे चारों तरफ देखती है वो हैरान हो जाती है। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पूरे स्विमिंग पूल एरिया को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी। स्विमिंग पूल के पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली गई थी और पूरे स्विमिंग पूल एरिया में छोटी बड़ी बहुत खूबसूरत कैंडल रखी हुई थी। वही एक तरफ खूबसूरत टेबल सजाया गया था जिस पर बहुत सी तरीके से खाना रखा गया था। प्रेम मन्नत को टेबल पे पास रखी चेयर पर बैठा देता और खुद भी सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। मन्नत अपनी नज़रों से चारों तरफ देखती है। सजावट को देख रही थी जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। मन्नत को इंडियन खाना बहुत पसंद था, इसलिए इंडियन खाना ही बनाया गया था। प्रेम खाना का एक निवाला लेता है और मन्नत की तरफ बढ़ा देता है। मन्नत भी बिना कुछ कहे खाना खा लेती है और ऐसे ही प्रेम अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। प्रेम मन्नत को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, तभी प्रेम मन्नत को बोलता है, भूख तो मुझे भी लगी है, क्या मुझे तुम नहीं खिलाओगी? मन्नत प्रेम को कुछ नहीं कहती और अपने हाथों से खाना प्रेम को खिलाने लगती है। अब मन्नत और प्रेम दोनों ही एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में एक शांति थी जो कि समझ नहीं आ रहा थी कैसे तोड़ी जाए। प्रेम मन्नत की बात करना चाहता था, लेकिन क्या बात करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन प्रेम मन्नत से सीधा पूछ लेता है, तुम घर छोड़कर क्यों गई, वो भी आधी रात को? प्रेम का सवाल सुनकर एक पल के लिए तो मन्नत के हाथ रुक गए, लेकिन दूसरे ही पल मन्नत प्रेम को खाना खिलाते हुए बोलती है, गए नहीं थे, धक्के मार के नंगा करके निकाला गया था। मन्नत की बातें सुनकर प्रेम एकदम अवाक रह जाता है और प्रेम हैरानी भरी नज़रों से मन्नत को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ प्राची का कमरा। प्रेम प्राची अपने पूरे कमरे को तहस नहस कर रखी थी, पूरे कमरा का सामान तोड़ रखी थी। प्राची इस वक्त गुस्से से पागल हो चुकी थी। प्राची गुस्से से चिल्ला रही थी, बोल रही थी, प्रेम सिर्फ मेरा है, प्रेम को नहीं खो सकती, प्रेम मुझे वापस चाहिए। प्रेम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उस मन्नत को जान से मार डालूंगी, जान से मार दूंगी उस मन्नत को। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेम के करीब जाने के, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अंजू जी प्राची को संभालते हुए बोलती हैं, तुम फिक्र मत करो, मन्नत को यह घर छोड़कर जाना ही होगा। जब तक तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर अंजू जी प्राची को अपने सीने से लगा लेती है, उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। अंजू जी प्राची को अपनी बेटी की तरह मानती थी, क्योंकि प्राची उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड की बेटी, उनकी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। जब से उसकी बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया को छोड़ गई थी, तब से अंशु जी की चाची को अपनी बेटी की तरह रखती थी और उसे एक माँ का प्यार देती थी। और उसके पीछे की एक वजह थी जो आपको कहानी में आगे चलकर सुनना पड़ेगा। प्रेम का कमरा। प्रेम की आंखों में गुस्से से सर्द हो जाती है। प्रेम गुस्से से बोलता है, क्या बकवास कर रही है तुम? मन्नत, बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। मन्नत एक और निवाला प्रेम की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन प्रेम हाथ बढ़ाकर रोक देता है और गुस्से से मन्नत से पूछता है, उस रात आखिर हुआ क्या था, मुझे तो बताओ। मन्नत ने निवाला को वापस प्लेट में रख देती है और बस खामोश होकर सर झुकाकर बैठ जाती है। प्रेम ने अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता और टेबल पर सारा खाना नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। फिर गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अब मन्नत को भी गुस्सा आ जाता है और मन्नत भी गुस्से से चेयर पे खड़ी जाती है और चिल्लाकर बोलती है, जानना चाहते हैं ना कि उस रात क्या हुआ था मेरे साथ? तो सुनिए, रेप हुआ था मेरे साथ उस रात, आप ही के घर में, आप ही की पत्नी के साथ, और आप ही के दोस्तों ने मिलकर बलात्कार किया था मेरा। यह बोलते हुए मन्नत का गला भर जाता है और मन्नत की आंखों में आंसू से भीग जाते हैं। मन्नत की बातें सुनकर प्रेम सर पर तो जैसे आसमान टूटा हो, प्रेम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। प्रेम बिना जान के मुर्दे की तरह बस मन्नत को अपनी हैरान भरी नज़रों से देखा जा रहा था, जैसे वो मन्नत से पूछ रहा हो, ये झूठ है ना, बोल दो कि ये झूठ है। लेकिन मन्नत अपनी नज़रें प्रेम की तरफ से फेर लेती है और प्रेम की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। मन्नत की आंखों से आंसू बह रहे थे।
मन्नत अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब तो मन्नत भी सिसकियाँ निकलने लगती है। मन्नत की सिसकियाँ सुनकर प्रेम अपने सेंस में आता है। फिर मन्नत की तरफ से बढ़कर मन्नत की बाजू को पकड़ लेता है, खुद की तरफ खींचकर खुद से चिपकाते हुए बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे घर में आकर कोई मेरी पत्नी को गंदी नजर डाले, छूना तो बहुत दूर की बात है। प्रेम की बातें सुनकर मन्नत गुस्से में प्रेम को देखती है और उसे अपने बाजू छुड़ाते हुए अपने दोनों हाथ प्रेम के सीने पर रख के प्रेम को धक्का देती है। फिर मन्नत गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, सही कहा आपने, कोई भी आदमी आप ही के घर में आकर आप ही की पत्नी को आँख उठाकर देखा नहीं, छूना तो दूर है, लेकिन क्या मैं आपकी पत्नी थी? सही कहा आपने, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रेम सिंघानिया की बीवी पर हाथ डाल सके, लेकिन प्रेम सिंघानिया खुद अगर दूसरों को ये हिम्मत दे तो वो उसकी पत्नी को हाथ लगाए, उसके कपड़े उतारे और फिर उसे अपने बिस्तर पर घसीट कर ले जाए, उसके साथ अपने जिस्म के आग को ठंडा करे। प्रेम गुस्से से चिल्लाकर बोला, मन्नत। मन्नत एक दर्द भरी मुस्कान से अपना चेहरे पर लाकर बोलती है, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, बुरा लग रहा है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जिस दर्द को आप सुन नहीं सकते उस दर्द को बर्दाश्त किया है मैंने। शादी को से लेकर तिल तिल मरी हूँ मैं इस घर में। एक लड़की हजार सपने सजाए शादी के करके अपने पति के साथ उसके घर में आती है, अपना घर, अपने लोग, अपना शहर सब कुछ छोड़कर उस लड़के के भरोसे अपने शहर, उसके शहर आ जाती है, उसके घर में आ जाती है। मैं भी आई थी, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। प्रेम को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। प्रेम मन्नत के नज़र नहीं मिला पा रहा था क्योंकि मन्नत सच बोल रही थी। मन्नत प्रेम के पास आती है और प्रेम के कॉलर को पकड़कर झनाते हुए बोलती है, आप जानते हैं, जब एक पति अपनी पत्नी से साथ फेरे लेते हैं तो दुनिया वालों को लगता है कि वह लड़की अब पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनी, उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। मन्नत प्रेम का कॉलर छोड़ती है और एकदम पीछे हट जाती है, फिर गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ प्रेम को मारती है, जिससे प्रेम का चेहरा एक तरफ हो जाता है। मन्नत आगे बोलती है, मुझे छूने का हक आपका था, लेकिन आपने ही अपना हक दूसरे को दिया। अब प्रेम गुस्से से मन्नत को दोनों बाजू पकड़ लेता है और खुद से चिपकाते हुए गुस्से से बोलता है, बस बहुत हुआ, तुझे छूने का हक मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रेम सिंघानिया का हक कोई प्रेम सिंघानिया से छीन सके। मैं जानता हूँ तुम मुझे गिल्टी फील कराने के लिए झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, तुम मेरे अलावा किसी के करीब नहीं जा सकती है, कोई तुम्हें नहीं छू सकता है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मन्नत एक तान से भरी हंसी हंसते हुए बोलती है, कितनी लड़कियों को छूने का हक है आपको, मुझे सिर्फ और ने छुआ तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब आप खुद दूसरी लड़कियों को छूते हैं, तो जब आप प्राची के साथ रात बिताते हैं, तब आप जिसके साथ चाहे उसके साथ रात बिताएं, जब आपने पहले मेरे जिस्म को किसी और ने हासिल कर लिया तो आपको बुरा लग रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे कल तक तो आप हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, अचानक से मेरे पति बनकर दुनिया वालों के सामने मेरा व्रत खुलवा रहे हैं, प्राची को इग्नोर कर रहे हैं, मुझ पर अपना हक जमा रहे हैं। और ये सब कुछ उसी रात से हो रहा है जिस रात ने आपने समुंदर से डूबने से बचाया था। उस रात आपने मेरे कपड़े बदले थे तो मेरा जिस्म भी देखा होगा। मन्नत एक दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोलती है, भगवान ने मुझे किस्मत तो अच्छी नहीं दी, लेकिन हाँ, खूबसूरती बहुत दी है। मुझे अपने बिस्तर पर लाना चाहते हैं ना आप, मेरे जिस्म को से खेलना चाहते हैं ना आप तो आपको पता ही चल गया, जिस खूबसूरत को आप पाना चाहते हैं वो खूबसूरती नहीं बल्कि एक भद्दा दाग बन चुकी है, उस पर बहुत सारे दाग हैं। अब यह जिस्म आपके काबिल नहीं रहा, क्योंकि इस जिस्म पे पहले ही कोई गंदा कर चुका है। अब तो आप रहिए अपनी प्राची के साथ, मैं कल ही अपने गांव काशी चली जाऊंगी। इतना बोलकर मन्नत पेड़ के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रेम भी कमरे से बाहर चला जाता है। मन्नत अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करके उसी के सहारे बैठ जाती है और घूंघट कर फुट फुट के रोने लगती है। थोड़ी देर ही में रोने के बाद मन्नत अपनी अलमारी से सारी पैकिंग कर लेती है। उसमें से एक फ़ोटो फ्रेम निकालती है। उस फोटो फ्रेम प्रेम का ही था। उस फोटो को अपने ऊपर लिया हुआ था और माई लव, माई लाइफ, माई एवरीथिंग
उस फ़ोटो पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरती है, फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मन्नत रोते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन आपको भी एहसास होना चाहिए कि मेरी तड़प क्या थी। जितना मैं इन 4 सालों में तड़पी हूँ, आपको भी तड़पना होगा। मन्नत ऐसे ही प्रेम की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सो जाती है। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।